अच्छा, कोडिंग करेक्टर आयन फॉर्म। यहाँ पर ये नहीं माना। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखो एक कैटायन है, एक एनायन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा। उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लोग क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा समझा जाए। यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो जब दोनों आयन एक दूसरे के नजदीक आएंगे, जब दोनों आयन एक दूसरे के क्या होंगे? नजदीक आएंगे, तो देखें क्या होगा। पहले तो ये जो न्यूक्लियस है, एनायन का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता रहेगा। हाँ, ये कैटायन का भी न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता रहेगा। दोनों के न्यूक्लियस अपने अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते रहेंगे। लेकिन जब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा। भाई, दोनों न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, दोनों न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन जब नजदीक आएगा तो क्या होगा? एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा। तो है होगा क्या? यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर ये एनायन जब कैटायन के पास आएगा, तो कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा। तो कैटायन खुद ही अपने इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स लगा रहा है। क्यों? क्योंकि साइज छोटे हैं।
खींचेगा, लिथियम प्लस लेगा वो भी खींचेगा, लेकिन दोनों की पावर क्या होगी, अलग अलग होगी। तो जिस पावर से अट्रैक्ट करेगा उसको कहेंगे पोलराइजेशन पावर। क्या कहेंगे? अट्रैक्ट करना, पोलराइजेशन। जिस पावर से अट्रैक्ट करेगा पोलराइजेशन पावर। अच्छा, कैटायन अट्रैक्ट करेगा तो एनायन की भी तो टेंडेंसी होगी उस उधर चला जाए भाई, नेगेटिव चार्ज की भी तो टेंडेंसी होगी हम पॉजिटिव की तरफ चले जाए कि पॉजिटिव की टेंडेंसी हम नेगेटिव को खींच लें, दोनों टेंडेंसी होगी ना। तो पॉजिटिव तो खींच रहा है, नेगेटिव की भी टेंडेंसी होगी हम पॉजिटिव की तरफ चले जाए। तो जिस टेंडेंसी से पॉजिटिव आयन सर नेगेटिव आयन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर जाना चाहेगा, जिस टेंडेंसी से जाना चाहेगा, मतलब इसकी जितनी इच्छा होगी इधर जाने की, उस टेंडेंसी को हम लोग कहेंगे पोलराइजेबिलिटी। क्या कहेंगे? पोलराइजेबिलिटी। तो अगर कैटायन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है या कैपेसिटी ज्यादा है, और एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने क्या मतलब हुआ कि खुद ही जाने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। कैटायन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, मतलब खींचने की क्षमता ज्यादा है। एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, मतलब खुद ही जाने की टेंडेंसी है। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज घट जाएगा और वही इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा। तो जब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ घट गई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी घट गई, दोनों डेंसिटी घट गई, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या हुआ? भाई अट्रैक्शन तो इसलिए था दोनों पर अपोजिट चार्ज था ना। तो जब वो चार्ज ही नहीं रहा तो फिर कैसा अट्रैक्शन? इसका मतलब अट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया। तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो गया बेटा? आयनिक कैरेक्टर क्या हो गया? कम हो गया। तो मतलब कैटायन की पोलराइजेशन पावर जितना होगी और एनायन की पोलराइजेबिलिटी जितना होगी, आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। मतलब आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। तो पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेबिलिटी जितना ज्यादा होगी, आयनिक कैरेक्टर उतना कम होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। तो यही हमें देखना है। तुम लोग कहाँ को क्या चल रहा है? चल रहा है क्लास में, तो हम मोबाइल पर बाहर निकल के जैसे उन्होंने पूछा सर एक मिनट बात करना है आपको, नहीं तो तुम टाइप पे लगी हो, मेरा क्लास चल रहा है जो भी कर रहे हो, अरे एक मिनट बता दो मेरा क्लास चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ना आ गया देखिएगा पोलराइजेशन। Attraction of electron cloud of anion by cation। दूसरा पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेशन पावर को शॉर्ट में पीपी लिख रहे हैं भैया। पोलराइजेशन पावर को शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं? पीपी। पावर बाय व्हिच कैटायन attract electron cloud of anion। Cation attract electron cloud of anion। तो पोलराइजेशन पावर में पावर बाय व्हिच कैटायन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ anion। यहाँ पर ध्यान रखा, ये जो पोलराइजेशन पावर है, पोलराइजेशन पावर
यहाँ पर जो पोलराइजेशन पावर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज ऑफ कैटायन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ एनायन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ एनायन। तो एनायन के पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, इधर ध्यान दो, यहाँ पर लिथियम ले रहे हैं प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस। यहाँ पर क्या है, ग्रुप में जा रहे हो, साइज बढ़ रही है तो पोलराइजेशन पावर क्या होगी, घटेगी। यहाँ पर बेरिलियम डबल प्लस मैग्नीशियम डबल प्लस कैल्शियम डबल प्लस स्ट्रांसियम डबल प्लस बेरियम डबल प्लस। तो कहने का मतलब ग्रुप में नीचे जाने पर पोलराइजेशन पावर क्या होती है, घटती है। लेकिन यहाँ पर एक और Na प्लस Mg डबल प्लस एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस Si प्लस 2। ये साइज पीरियड में जाते बेटा तो घटती है, साइज घट रही है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। सो पोलराइजेशन पावर इंक्रीज करेगा। सो पोलराइजेशन पावर क्या करेगा, इसको आगे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन बाद में बताएं इसको। तो यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखा है, ध्यान देना। यहाँ पर देखो क्या, ये सोडियम प्लस है, अभी एक पहले समझा रहे हैं कुछ लिखा है, सोडियम प्लस है, ये कॉपर प्लस है, दोनों पर एक एक चार्ज है, दोनों की साइज लगभग सेम, साइज क्या है, समान है, और चार्ज भी सेम है, तो चार्ज ऐसी तो सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन कितना बेटा 10 होते 11, एक चला गया, यहाँ पर कितना है 28 होता 29 है, एक चला गया। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर लिखा जाए तो यहाँ पर 2 और 8 लिखेंगे, यहाँ पर 2, 8 और 18 लिखेंगे। अगर आउटर मोस्ट सेल में, अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2s2 2p6 है, यहाँ पर 3s2 3p6 और 3d10 है। आउटर मोस्ट सेल में 18 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये इनर्ट गैस है, और 18 है तो इसको स्यूडो इनर्ट, स्यूडो का मतलब आभासी, झूठा, स्यूडो का मतलब आभासी या झूठा, स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक, इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसको क्या कहेंगे बेटा स्यूडो, स्यूडो का मतलब बताइए कि आपको झूठा या आभासी, स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर दो कैटायन हैं, दोनों की साइज लगभग समान है, तो वो कैटायन जिसमें स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी पोलराइजेशन पावर इनर्ट गैस वाले से ज्यादा होगी।
मतलब इसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी और इसकी क्या होगी, कारण क्या बेटा, अभी थोड़ा सा समस्या ये आ रही है कि आपके यहाँ जो मेंशन है वो केमिकल बॉन्ड मेंशन है, इसके पहले पीरियडिसिटी पढ़ लेना चाहिए था या पढ़ा दिया जाना चाहिए था, लेकिन जो सिलेबस पढ़ा है वो उसको बताने का सुविधा, ठीक है ना। एक वर्ड है स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक वर्ड क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट, पता नहीं आपको पढ़े होंगे। यहाँ पर जाना थोड़ा सा एक हल्का सा इंडिकेट कर रहा है, जाना बेटा ये न्यूक्लियस है कि इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो न्यूक्लियस जो फोर्स लगाना चाहिए उसको न्यूक्लियर इफेक्ट कहेंगे, जो फोर्स लगाना चाहिए उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर इफेक्ट। लेकिन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पूरा इफेक्ट लगेगा, अगर कुछ और इलेक्ट्रॉन आ जाए और भी इलेक्ट्रॉन आ जाए तो न्यूक्लियस का पूरा इफेक्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, कुछ इफेक्ट दूसरे पर भी लगेगा। तो जो लगना चाहिए वो न्यूक्लियर इफेक्ट है, लेकिन वास्तव में जो लग रहा है उसको लोग कहेंगे जेड इफेक्ट। क्या कहेंगे, जेड इफेक्ट। कभी चर्चा बाद में करेंगे, अभी जेड इफेक्ट का मतलब न्यूक्लियस का इफेक्ट मानना, ठीक है। और एक वर्ड यूज करने जा रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा, स्क्रीन का क्या मतलब होता है, पर्दा। अब जैसे मान लो इस कमरे में अंधेरा है, एक टार्च चलाया जाए, दीवार पर लाइट पड़ेगी, यहाँ पर एक हल्का सा पर्दा टांग दिया जाए तो वहाँ पर लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक और पर्दा टांग दिया जाए तो लाइट और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप पर्दे बढ़ाते जाएंगे, मतलब नंबर आप स्क्रीन बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अब यहाँ पर इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई सेल नहीं थी, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा रहा होगा। एक सेल आ जाए तो उसका इलेक्ट्रॉन भी आएगा, तो इलेक्ट्रॉन आएगा जिसका मतलब न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, तो अब इस न्यूक्लियस का इफेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले सेल का इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के फोर्स को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या कर दिया, कम कर दिया। इसी कम कर दिए जाने को तो कहेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। बाद में पढ़ाएंगे अगला चैप्टर तो वहाँ पर डिटेल में बताएंगे। अभी थोड़ा सा स्क्रीनिंग इफेक्ट एक आइडिया आपको दे रहे हैं कि ये वर्ड अभी यूज करेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब आप क्या समझेंगे, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर सेल हमारे सबसे 4 प्रकार के होती है, एस पी डी एफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एस सबसे है इसके द्वारा स्क्रीनिंग ज़्यादा होगी, पी से, पी की डी से और डी की एफ से। ये लेकिन सब ध्यान लगाया गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 मतलब सही होना चाहिए। जैसे 4s, यहाँ पर 4p, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 4d, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 4f। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सही होना चाहिए। अब यहाँ पर हम वही बात करने चल रहे हैं कि यहाँ पर स्क्रीनिंग, अच्छा ऐसा क्यों, एस वाला ज़्यादा स्क्रीनिंग क्यों करेगा, एफ वाला कम क्यों करेगा, क्योंकि एस न्यूक्लियस के नज़दीक होगा और एफ क्या होगा, दूर होगा, तो एस का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, एफ का प्रभाव कम पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान देगा, अब आप जैसे सपोज करो ये यहाँ पर ये पहली दूसरी सेल है, ये पहली सेल है, दूसरी में तीसरी है। अब बताओ यहाँ पर दूसरी सेल का हम पी ले रहे हैं, दूसरी सेल का क्या ले रहे हैं, पी ले रहे हैं, और तीसरी सेल का डी ले रहे हैं। कौन न्यूक्लियस के नजदीक है, तो ये न्यूक्लियस पर ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा या डी डाल पाएगा, डी डाल पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर स्क्रीन ज्यादा करेगा, ये स्क्रीन क्या करेगा, कम करेगा। तो अगर ये स्क्रीन कम कर रहा है तो इसका मतलब इस केस में न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होगा, और ये स्क्रीन ज्यादा कर रहा है इसका मतलब इस केस में न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। तो न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होगा, इसका मतलब दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा, और न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका मतलब दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा। तो ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर इफेक्ट मतलब जेट इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है तो जेट इफेक्ट ज्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो न्यूक्लियर इफेक्ट या जेट इफेक्ट क्या होगा, कम। तो वही चीज यहाँ पर आपको लिखने जा रहे हैं, पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये लेस स्क्रीनिंग लिख रहे हैं, सॉरी मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट, मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट, सो लेस पोलराइजेशन पावर। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट,
show more polarization power. ठीक है? अब दो पॉइंट आपने क्या किया, तीसरा पॉइंट आपको ये पहले समझा दिया, अब दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि अगर दो कैटायन लगभग समान साइज के हैं तो उस कैटायन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी जिसमें स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पाया जा रहा है, जबकि कैटायन जिसमें इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसकी पोलराइजेशन पावर क्या होगी, कम होगी। तो लिख देंगे इसको, बता दें क्या, लिख देंगे if two cation has nearly same size, then polarization power of cation having inert gas electronic configuration is less than polarization power of cation having pseudo inert gas electronic configuration. For example, polarization power of Na plus is less than Cu plus. क्यों भैया, यहाँ पर स्यूडो इनर्ट गैस है और यहाँ पर क्या है, इनर्ट गैस। यहाँ पर K plus is less than Ag plus. यहाँ पर क्वेश्चन, which has maximum polarization power? किसी पोलराइजेशन पावर मैक्सिमम होगी, कारण क्या है, ध्यान में बेटा समझो। यहाँ पर Na प्लस और K प्लस ये एक ही वर्ग के हैं, मतलब ग्रुप के हैं, तो नीचे जाने पर पोलराइजेशन पावर घटेगी, साइज बढ़ रही है। और यहाँ पर Cu प्लस और Ag प्लस ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं, तो यहाँ पर पोलराइजेशन पावर क्या है, घट रही है, ये पोलराइजेशन पावर घट रही है। तो इसका मतलब इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है इससे और इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है इससे। अब इन दोनों में किसकी ज्यादा है, Cu प्लस की, Cu प्लस की, क्यों, स्यूडो इनर्ट गैस, ठीक है। तो ये काम है। सेम एक और क्वेश्चन इस पर आएगा, which has maximum polarization power? यहाँ पर आपका क्या आंसर होना है, यहाँ पर देखो बेटा, लिथियम प्लस बेरिलियम डबल प्लस, यहाँ पर सोडियम प्लस मैग्नीशियम डबल प्लस, ये आप पीरियड में जा रहे हैं, ये पीरियड में जा रहे हैं, तो पोलराइजेशन पावर बढ़ रही है। ये ग्रुप में नीचे आ रहे हैं तो पोलराइजेशन पावर क्या है, घट रही है। ये नीचे आ रहे हैं तो पोलराइजेशन पावर क्या बेटा, घट रही है। अब बताओ, तो इन दोनों में किसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, बेरिलियम की, इन दोनों में किसकी ज्यादा है, मैग्नीशियम की। अभी दोनों को, ये दोनों कम वाले हो गए ना, और ये दोनों क्या हो गया, ज्यादा वाला हो गया। पहले दोनों में किसकी
पोलराइबिलिटी। पोलराइबिलिटी टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड of an ion to get discharged. मतलब एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की टेंडेंसी की वो खुद ही डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब उधर चला जाए, उसको आप क्या कहेंगे? पोलराइबिलिटी कहेंगे। इसको पोलराइबिलिटी को लोग केवल पी लिख रहे हैं। अब बताओ इधर ना, यहाँ पर दो एनायन बना रहे हैं आपके लिए। ये बताओ, ये एक एनायन है और दूसरा एनायन मान लो इसको ले रहे हैं। ये किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से कैटायन की तरफ चला जाएगा? पहले का, दूसरे का? किसका? पहले का है, दूसरे का? भाई यहाँ पर न्यूक्लियस का, इसके न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा है कम है? कम है। यहाँ न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा है कम है? ज्यादा है। यहाँ पर क्या है? कम है। तो क्या होगा? इसकी डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी क्या है? ज्यादा है। जब इसका न्यूक्लियस नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका और तरफ चला जाएगा। और इसका न्यूक्लियस अगर इसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब दूसरे के न्यूक्लियस की तरफ नहीं जा पाएगा। ये तो हुआ। और इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब किसी और तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो साइज क्या होनी चाहिए? यहाँ पर बड़ी साइज क्या होनी चाहिए? बड़ी। मतलब जो पोलराइजेशन है ये साइज में क्या हो जाएगा? साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली पूछ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी के भी इनवर्सली पूछ जाएगा। यहाँ पर बताओ, ये F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, आयोडीन माइनस, साइज इंक्रीज कर रही है। सो पोलराइबिलिटी क्या होगी बेटा? सॉरी, पोलराइबिलिटी क्या होगी? पोलराइबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। पोलराइबिलिटी ठीक है, साइज बड़ी होनी चाहिए। और दूसरा एग्जाम्पल लिया जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर C O माइनस, N ट्रिपल माइनस, O डबल माइनस, F माइनस। बताओ बेटा, पोलराइबिलिटी घट रही है बढ़ रही है? घट रही है। कारण नेगेटिव चार्ज से घट रही है। यहाँ पर क्या लिखोगे? नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पर क्या कर रहे हो? घटा रहे हो। डिक्रीज। सो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज। सो पोलराइबिलिटी डिक्रीज। अब नई लाइन से नोट करके more will be polarization power of cation and polarizability of anion.
what will be covalent character in ionic compound? तो यहाँ पर ध्यान रखना कैटायन की पोलराइजेशन पावर और एनायन की पोलराइजेबिलिटी जितना ज़्यादा होगी आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर उतना क्या होगा, देखिए हो मोर विल बी कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। ओके, अच्छा, जो चीज अभी तक हम लोग इतनी देर से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उसी को फजान ने एक लाइन में बोल दिया, एक लाइन में, ठीक है। अभी तक हम लोग जो पोलराइजेशन समझ रहे हैं, पोलराइजेबिलिटी समझ रहे हैं, फिर लास्ट में जाके ये कह रहा है पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेबिलिटी जितना होगी ज़्यादा होगी, कोवैलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसी को फजान ने एक लाइन में बोल दिया। तो क्या बोला था हमने, यहाँ पर फजान स्वरूप करके लोग लिख लेते हैं, और फजान स्वरूप क्या था, फजान स्वरूप क्या था बेटा, टू बी मोर कोवैलेंट कैरेक्टर, टू बी मोर कोवैलेंट कैरेक्टर in ionic compound, size of cation should be less size of anion should be large charge density on board should be high, charge density on board should be high, so size of cation should be small, anion should be large, and charge density on both should be high। तो दोनों पर चार्ज डेंसिटी अधिक होना चाहिए। तो ध्यान रखना बेटा, कैटायन की साइज छोटी होगी मतलब पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी, एनायन की साइज बड़ी होगी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो गई, और दोनों पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा मतलब पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेबिलिटी दोनों ज़्यादा हो गई। तो आप सोच रहे होंगे जब इतने में पढ़ा लेना चाहिए था, कितनी देर से इसको पहले पढ़ा रहे हैं, पढ़ा इसलिए है कभी आपसे जो पोलराइजेशन पावर पूछ ले तब आप क्या बताओगे किसका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है, जरूरी थोड़े आयनिक और कोवैलेंट कैरेक्टर पूछे, आप किसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा आप यही बता दो, तो वो इसलिए बताना था, बाकी कोवैलेंट कैरेक्टर अगर बताना है तो लोग इस स्टेटमेंट से अपना आंसर दे ले जाएंगे। बात क्लियर हो गई? तो ठीक है, तो इसको रिमूव कर रहे हैं, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर ध्यान है एग्जाम्पल हम लोग देखें, यहाँ पर जैसे हम लोग ले रहे हैं LiF, LiCl, LiBr, LiI। यहाँ पर कैटायन तो वही है, एनायन की साइज क्या है, बढ़ रही है, तो साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेज। यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, CaF2, CaCl2, CaBr2, CaI2, size of anion increases. So, covalent character increases. यहाँ पर गया NaF, MgO, Al, यहाँ पर ध्यान देना +8 -8 +2 -2 +3 -3, यहाँ पर ध्यान रखा। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बढ़ रहा है ना, तो चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेज, सो कोवैलेंट
कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, सीसी मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर। यहाँ पर आना होगा अगला, यहाँ पर NaCl, MgCl2, KlCl3, SiCl4 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1, बताओ क्या? तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बढ़े थे, इसलिए केवल चार्ज डेंसिटी के लिए किस तरह की है नहीं बताएं। यहाँ पर दोनों बोथ चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर बोथ चार्ज ले सकते हो कि दोनों बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस, सो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये पढ़ा दिया गया। अब एक आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। अच्छा, अभी ये एक और चीज पढ़ा देता हूँ। यहाँ पर जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा आपने पढ़ा रहा होगा, आपने क्या पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर कंपाउंड का आयनिक का। तो इसमें अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मेल्टिंग पॉइंट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तब उसको गैस में कन्वर्ट करना कठिन है या कम है? तब किसी ठोस सॉलिड को सीधे गैस में कन्वर्ट किया जाए तो सब्लिमेशन कराता है, हिंदी में ऊर्ध्वपातन। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तब उसको गैस में बदलना कठिन है या कम है? तब हाँ, क्या बोल रहे हो? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो फिर गैस में ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, ज्यादा कठिन होगा। तो इसका मतलब सब्लिमेशन क्या होगा? आसान। सब्लिमेशन आसान है, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या है? कम है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो सब्लिमेशन एनर्जी कम होगी। सब्लिमेशन एनर्जी, इसको लिख लेना सब्लिमेशन एनर्जी। ये सी मतलब भैया तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो सब्लिमेशन एनर्जी क्या होगी? कम। लेकिन अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो हीट ऑफ सब्लिमेशन, EAS लिखा गया है। मतलब सब्लिमेशन आसानी से हो जाएगा। सब्लिमेशन क्या हो जाएगा भाई? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, जिसका मतलब उसको आसानी से गैस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, इसको हटाना है वाले।
तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, which one of the following can be most easily sublimes? Which one of the following can be most easily sublimes? मतलब किसका सब्लिमेशन सबसे आसान है? सबसे ज्यादा है यहाँ पर सोडियम पर 1 प्लस, मैग्नीशियम पर 2, एल्युमिनियम पर 3, सो पोटेशियम पर 1 है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और साइज घट रही है, इससे कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। Which has maximum covalent character? एक अगला क्वेश्चन है, from given hypothetical periodic table, hypothetical का मतलब काल्पनिक, hypothetical का मतलब काल्पनिक। ये टेबल बना देते हैं। Trading the compound which has maximum covalent character, which has maximum covalent character। आपको उस कंपाउंड के बारे में बताना है जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। आपके सामने उधर भी पीरियडिक टेबल लगी हुई है, यहाँ भी लगी हुई है, ठीक है। आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। देखो इधर ऐसे खड़े हो जाओ, इधर बायां हाथ है, दायां हाथ, बायां हाथ मतलब बाएं साइड में आप ध्यान दें तो मेटल होता है। क्या होता है? मेटल। ध्यान दो, ये टेबल देखो यहाँ पे तो लगा है ना, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये यहाँ पर ये सारे मेटल हैं। शुरुआत मेटल से होता है और जाके खत्म होता है नॉन मेटल में। खत्म होता है किस पे? तो ये मेटल है और ये क्या है? नॉन मेटल। तो मेटल क्या बनाएगा? कैटायन, और नॉन मेटल क्या बनाएगा? एनायन। इसका मतलब ये वाली लाइन कैटायन बनाएगी। और हमने पहले कह दिया काल्पनिक है, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते सर यहाँ पर तो बस छोटी स्टेबल है, बात करना। तो ये क्या है कि इधर जो है ये कैटायन
बड़ा कौन होगा? सबसे नीचे है, तो कैटायन छोटा और एनायन क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो कौन सा आंसर होगा? सी। कौन सा आंसर होगा? सी। हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसका सब्लिमेशन ज्यादा आसानी से होगा, किसका ये कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, इस टाइप के क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है। रिमूव करना है इसको, चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बांड के बारे में बोलिएगा। कोऑर्डिनेट बांड, कोऑर्डिनेट की बात अगर करें तो इसका कॉन्सेप्ट दिया था सिग्निफिक ने, कॉन्सेप्ट बाय सिग्निफिक। Pairwise sharing of electron pair, but shared electron pair attached with single atom, attached with single atom, sorry, related from single atom. Related from single atom. Single atom. तो जो अटैच रिलेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, सॉरी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो एक ही एटम से रिलेट करेगा। ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे जब ये अमोनिया है, यहाँ पर नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, और इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 3 शेयर कर दिया, 1 शेयर किया, 2 शेयर किया, ये 3 शेयर किया। अब ये 1 बच गया, मतलब 2 बच गए, इसको पेयर करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना BF3 ले रहे हैं, ये BF3 कहानी में लिखा है, वैसे समझा दे रहे हैं। ये बोरान के आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 शेयर कर दिया, 6 हो गया। तो यहाँ पर ये अभी 6 हुआ है और यहाँ पर 8 हो गया है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो शेयर नहीं किया है। तो ये जो अमोनिया है, मतलब इसका नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर बोरान को डोनेट कर देगा। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर बोरान को डोनेट कर देगा। अब नाइट्रोजन से पूछो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन कहेगा 5 इलेक्ट्रॉन है, गिनाने 8 इलेक्ट्रॉन है, गिनाने के कहोगे तो ऐसे गिना देगा। और इससे पूछो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कहेगा हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, गिनाने को कहोगे तो ऐसे गिना देगा। बात समझ रहे हो? अच्छा, हमने अभी कहा कि वर्ड डोनेट कर देगा। तो जैसे मान लो ये पेन हमने आपको गिफ्ट दे दिया और पूछा जाए कि किसकी पेन है, तो हम कहेंगे हमारी है। क्या कहेंगे कि हमारी पेन है, भाई गिफ्ट दे दिया हमने ना, तो फिर मेरा अधिकार खत्म हो गया। तो अगर इसने डोनेट कर दिया तो फिर यहाँ पर शेयरिंग वर्ड क्यों यूज किए हैं? यहाँ पर कहा जा रहा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब पायरवाइज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग से बनता है। और यहाँ पर वर्ड डोनेट कर देना यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर वास्तव में दोनों चीजें होती हैं, यहाँ पे शेयरिंग भी होता है और डोनेशन भी होता है। अभी आपको समझाएंगे। तो खैर, जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर रिलेट करेगा। पहला क्वेश्चन ये कि जब इसका आपके अमोनिया में नाइट्रोजन का आपके पूरा हो गया है, देखो इस नाइट्रोजन का आपके पूरा हो गया नहीं हो गया? हो गया है। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको क्यों डोनेट कर रहा है या शेयर क्यों कर रहा है? डोनेट या शेयर दोनों को क्यों कर रहा है? उसका आपके पूरा हो गया है, भाई हमारा पेट भरा है, हमसे क्या लेना देना, क्यों शेयर कर रहा है या क्यों डोनेट कर रहा है? तो ध्यान दीजिएगा कि ये लोन पेयर है। क्या बेटा? लोन पेयर।
तो खैर ये सेट का पेयर जिस एटम से रिलेट करेगा इसको हम लोग कहेंगे डोनर एटम। क्या कहें भैया? और दूसरे को कहेंगे एक्सेप्टर एटम। क्या कहेगा? एक्सेप्टर एटम। तो ये जो कोऑर्डिनेट बांध है इसको लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका पॉइंट होता है डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम की तरफ। अच्छा, डोनर एटम इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले को लोग लुईस क्या कहते हैं? लुईस एसिड। लोग लुईस नहीं कहते, लुईस एसिड कहते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे लुईस एसिड। नहीं, बेस कहते हैं सारी। जो देता है उसको बेस कहते हैं और जो देता है उसको एसिड कहते हैं। मतलब ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स हो गया। इस कॉम्प्लेक्स में अमोनिया लुईस बेस है और BF3 क्या है? लुईस एसिड है। तो क्यों डोनर एटम यूज करेंगे इस पर चर्चा करेंगे। पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन, तो अगर कंडीशन पे बात किया जाए बेटा तो कंडीशन क्या होना चाहिए? वही जो आपने पढ़ा था कहाँ पे? कोऑर्डिनेट बांड, सॉरी कोवैलेंट बांड में पढ़ा था, वही यहाँ पर भी होगा। तो क्या होगा? पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस should be less than 1.7। क्या होना चाहिए? 1.7 से कम होनी चाहिए। और भैया एक एटम के बैलेंस में कम से कम एक लोन पेयर हो और दूसरे का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो एटलीस्ट बाई 2 इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस सेल ऑफ वन एटम should have at least one lone pair and octet of other atom should have sort of octet, sorry, should be incomplete, should be incomplete at least by 2 electrons, at least by 2 electrons। मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म अच्छा एक और चीज का, ये जो कोऑर्डिनेट बांध है इसको लोग डेटिव बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? डेटिव बांध या इसको सेमी पोलर बांध कहते हैं। इसको डेटिव बांध या सेमी पोलर बांध भी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान मैकेनिज्म यहाँ दिखाएंगे नहीं कुछ, बस के ओवरली से बता दे रहे। ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर एक एटम A है दूसरा B है। अभी ध्यान दो, इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे? 8 और बोरान के पास कितने हैं? 6। अगर ये नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो नाइट्रोजन के पास कितना बचेगा? 7 और बोरान के पास 6 है ना, तो इसके पास भी कितना हो जाएगा? 7 और दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वही होगा यहाँ पर, ये पहले जो A है अपना एक इलेक्ट्रॉन B को दे दिया। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन B को दे दिया तो अब A पर क्या आ गया? प्लस और B पर क्या आ गया? माइनस। अब दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। इसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे? दोनों अपने अपने, अब तो ये अब दे दिया तो एक बोरान का मतलब B का इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये किसका रहा? A का। B को दे दिया गया ना इलेक्ट्रॉन, तो B का हो गया। B कहेगा मेरा
तो अब दोनों के पास एक एक काम की कमी है। तो अब दोनों क्या करेंगे, अपने अपने अकाउंट को शेयर करेंगे। दोनों अपने अपने अकाउंट को क्या करेंगे, शेयर। अब अगर इस बीच वाले स्टेप को भूल जाओ, अच्छा अब ध्यान ना, दोनों वर्ड हमने यूज किया नहीं, डोनेट कर दिया और शेयर किया, इसीलिए दोनों वर्ड यहाँ पर यूज किया गया था। डोनेट कर दिया तो इसने पेयर में डोनेट किया था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, इसलिए वर्ड डोनेट यूज करना है। और उसके बाद फिर दोनों आपस में शेयर कर ले रहे हैं, फिर शेयर यूज हो रहा है। बात क्लियर हुई ना? तो ये चीज हो गया। अच्छा ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? और ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है, ए का है या बी का है या दोनों का है? थोड़ी देर पहले भैया ए का था ना, अब दोनों के पास है, अब दोनों के पास है, तो दोनों अपना अधिकार जता ही रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले किसका था, ए का। तो यहाँ पर लिखा गया है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज रिलेटेड फ्रॉम सिंगल एटम। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज रिलेटेड फ्रॉम सिंगल एटम। तो यहाँ पर ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है जो एक ही एटम से रिलेट कर रहा है। बात क्लियर हुई? तो ये मैकेनिज्म है। अच्छा एक और चीज बेटा, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है तो इसको आप कोवैलेंट बॉन्ड से पृथक नहीं कर पाएंगे। मतलब कॉपी पर बना है, बोर्ड पे बना है तो आप देख के बता दोगे, लेकिन प्रैक्टिकली देख के नहीं बता पाओगे। अच्छा इससे पहले भी यहाँ पर हमने थोड़ा सा पता भूल गया, यहाँ पर प्लस चार्ज लगाया बैठे हो, यहाँ पर कैसा चार्ज है माइनस, तो अब चार्ज है थोड़े गया, यहाँ पर अब थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे पार्शियल नेगेटिव। तो अभी यहाँ पर कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव था, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव कैसे हो गया। तो फिर हम कह रहे हैं कि बीच वाले स्टेप को कितना देखा जाएगा, तो अब ये लग रहा है कि एक का इलेक्ट्रॉन अभी जो एकदम हमारे पास था थोड़ा सा हमसे दूर चला गया, तो इसका मतलब हमारे पास थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो आपके पास पहुंच गया, तो इसका मतलब आपके पास थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसलिए थोड़ी सी बढ़ी है तो थोड़ा सा चार्ज आपके पास आ जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए आप पार्शियल पॉजिटिव लगा दिए और क्या लगा दिए, पार्शियल नेगेटिव। और इसलिए यहाँ पर आपने ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो पोलर बॉन्ड है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, आंशिक रूप से, इसलिए सेमी पोलर बॉन्ड भी इसको कहेंगे। तो एक लाइन नोट करके लीजिएगा, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड cannot be distinguished from covalent bond. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाने के बाद इसको आप कोवैलेंट बॉन्ड से सेपरेट नहीं कर पाओगे। डिस्टिंग्विश का मतलब पहचान करना, विभेद करना, बात समझ ना? डिस्टिंग्विश मतलब क्या, विभेद करना। मतलब एक बार अगर ये बन गया तो फिर आप ये नहीं बता पाओगे कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या कोवैलेंट बॉन्ड है। तो काफी आप बोर्ड के लोग बता दे जाएंगे, लेकिन वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि किस टाइप का बॉन्ड है तो फिर आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप इसको अब यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात करेंगे। प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ
में पहला हो जाएगा आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ध्यान दो इसकी स्ट्रेंथ कोवैलेंट से ज्यादा है और आयनिक से क्या है, कम है, तो प्रॉपर्टी दोनों के क्या होगी, बीच में होगी। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टी इन बिटवीन टू, डायरेक्शन होता है इसलिए ज्योमेट्री विपरीत होता है, डायरेक्शन होता है इसलिए ज्योमेट्री विपरीत होता है, डायरेक्शन होता है इसलिए ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखाना है अभी बच रहा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके काम का है वो बहुत कुछ नहीं, ये है ठीक है, ये होगा, ये भी ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ना है इसको, देखिए यहाँ पर जो पॉइंट हम आपको बताने की बात कर रहे हैं वो ये है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल माना जाए या डबल माना जाए। तो अगर ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है दोनों में से किसी भी एटम का पीरियड नंबर 2 से ज्यादा नहीं, 2 या उससे कम है तो सिंगल बॉन्ड मानेंगे, और किसी का भी 2 से ज्यादा है तो फिर क्या मानेंगे, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर coordinate bond is considered as single bond if period number of both combined atom is less than or equal to, while if period number of any atom is greater than 2, then it is treated as double bond. Treated as double bond.
ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे ध्यान दो। ये जब O3 करते हैं क्या करते हैं, O3 क्या करते हैं सर, O3 ओजोन है, कितने एटम ऑक्सीजन के हैं, 3, और सभी ऑक्सीजन में के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। ये ध्यान दो। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो सभी को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयर कर लिया, इसका आगे पूरा हो गया। अब ये कहा जाएगा कि 2 इसको डोनेट कर दिया, और डोनेट कर दिया तो इसको लोग कैसे दिखाएंगे, एरो से कैसे दिखाएंगे। दूसरा एक तरीका अपने पास और है, जैसा मैकेनिज्म में सीखे थे, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और फिर शेयर कर दे। तो अगर ऐसा करता है तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये ऑक्सीजन के पास का कितने काम रहेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, कितने हो जाएंगे, 7। और ये जिसने दिया है उसके पास कितने काम रहेंगे, 5, कितने हो जाएंगे। और इधर ना दिया गया है ना लिया गया है, इधर तो 6 ही होंगे। अब ध्यान दो, यहाँ पर दिया है तो इस पर एक प्लस आना चाहिए, और लिया है तो क्या आना चाहिए, माइनस। तो अब इसके बाद दोनों ने एक एक काम क्या किया, शेयर कर दिया। और यहाँ पर अब इसके पास 5 हो गया था, तो इसको 3 की जरूरत है, तो एक इधर शेयर किया और 2 इधर शेयर किया। अब यहाँ पर इस बांध को क्या मानना है, सिंगल बांध, क्या मानना है, सिंगल बांध। बात समझ रहे हैं, ये सिंगल बांध है। अच्छा, अब ये चीज जान के क्या करोगे, अगर एक ही एटम के बीच में 2 बांध है तो उसको क्या करते हैं, एक मतलब अकेला बांध है तो सिग्मा बांध होता है, एक से ज्यादा है तो एक सिग्मा, बाकी सभी क्या है, पाई। तो अभी अगर आपसे यहाँ पर सिग्मा और पाई पूछ लिया जाए, तो अभी आपसे सिग्मा और पाई मान पूछ लिया जाए तो यहाँ पर कितने सिग्मा हो गए, 2, और एक क्या हो गया, पाई। भाई एक सिग्मा होगा, मतलब अगर एक से ज्यादा बना तो एक सिग्मा होगा, बाकी सभी क्या होंगे, पाई। लेकिन अभी यहाँ पर ध्यान रखना है, SO2 यहाँ पर ध्यान रखना, ये सल्फर है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 2 इधर से किया, और यहाँ पर ये 2 इधर से किया। अब अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि कितने सिग्मा और पाई हैं, तो यहाँ पर एक सिग्मा, 2 सिग्मा और 2, कंडीशन वही है, कोई अंतर है, वही है। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी बैलेंसर में 6 है, इसके पास भी बैलेंसर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, सबके पास से 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन और यहाँ पर 6 था, तरीका अलग हो गया, इसको लोग क्या माना है, सिंगल। और यहाँ पर 3 से दिखाया था इसको, लेकिन यहाँ पर 3 से नहीं दिखाया गया, यहाँ पर एरोस मतलब एरोस में दिखाया, बल्कि हम लोग क्या किए, 2 लाइन खींच के दिखाया।
सिंगल बॉन्ड सॉरी सेकंड पीरियड से रिलेटेड हो या पीरियड नंबर 2 या उससे कम हो तो सिंगल बॉन्ड माना जाएगा, और अगर 2 से ज़्यादा है तो फिर उसको क्या मानेंगे, डबल बॉन्ड मानेंगे। हो गया ये। अभी इसमें हम एक आउटलाइन आपको दिए हैं, आगे जब सिग्मा पाई बॉन्ड या स्ट्रक्चर पाएंगे तो फिर बहुत सारी चर्चा करेंगे। आगे बोल रहे हैं क्या, तो यहाँ पर हटा लीजिए इसको। तो यहाँ पर सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि कोई भी एटम अपना आर्क तक एक्सपेंड नहीं कर सकता। क्या कहा, कोई भी एटम अपना आर्क तक एक्सपेंड नहीं कर सकता, अगर जरूरत पड़ी तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा। तो एनी एटम कैन नॉट एक्सपेंड its object if required, then form single electron bond, then form single electron bond। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो का PCl5 ले रहा है, एग्जाम्पल फास्फोरस के आउटर मोशन में कितने काम हैं, 5, कितने हैं 5। ये ध्यान दो, ACl के साथ एक काम शेयर कर दिया, अभी ध्यान दो, इस फास्फोरस से पूछो कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो गिनाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। पूछे को कैसे, तो कहेगा गिन लो। इस Cl से पूछो ये भी 8 कहेगा, इस Cl से कहो ये भी 8 कहेगा, ये सभी 8 कहेंगे। और अभी आप ध्यान दो 2 Cl बच रहे हैं, 2 Cl बच रहे हैं, नहीं बच रहे हैं, बच रहे हैं। ये जो 2 Cl बच रहे हैं यहाँ पर ध्यान देना है, ये Cl इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले से है, ये क्या करेंगे, और इस Cl के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर से इसको रिमूव कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसके पास भी कितने काम है, 7। अब अगर ध्यान देना तो ये बता क्या रहे हैं कि ये जरूरत पड़ने पर सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना देगा, इस तरह से बना देगा। अब इस Cl से पूछो आपके पास तो कहेगा 8, इस Cl से पूछो आपके पास एक कहेगा। विशेष रूप से इन दोनों पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पे। अब ये Cl मेरा हमारे पास 8 है और एक बॉन्ड जब बनता है हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कितने भाग लेते हैं, 2। यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, लेकिन इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। देखो 1 तो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है नहीं, और इस इलेक्ट्रॉन को फास्फोरस का मेरा है और Cl कह रहा है मेरा, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी है। तो ये 2 बॉन्ड ऐसे हैं जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और ध्यान दो इसको हाफ एरो से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं बेटा, हाफ एरो से। तो इन्होंने बताया जैसे लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होगा तो कंप्लीट एरो दिखाते हैं, यहाँ पर जब एक ही शेयर हुआ तो उसको क्या दिखाएंगे, हाफ एरो। और लॉजिक क्या दिया था, लॉजिक ये दिया था कि अगर इसको हीट कर दिया जाए तो ये PCl3 और Cl2 में टूट जाएगा। तो चूंकि 2 Cl अलग तरह से जुड़े हैं, इसका मतलब 2 Cl निकल गए। हालांकि इनका लॉजिक गलत था, इनका कॉन्सेप्ट भी गलत था। इसके बाद आए सुजन, और थोड़ा सा साइंटिस्ट का नाम गलत है, थोड़ा सा ये सुजन है,
सुजन ने दिया था आंसर, सॉरी सुजन ने दिया था। और यहाँ पर सिडविक ने दिया था एक्सपेंडेड आर्टिकल। सिडविक आंसर था एक्सपेंडेड आर्टिकल। इन्होंने ये बताया था, इन्होंने कि अगर कोई भी एटम किसी भी एटम के वैलेंस में वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो अपना ऑप्टिक एक्सपेंड करेगा। इफ वैलेंस ऑफ एनी एटम has vacant d orbital, then it expands its orbit। ये अपना ऑप्टिक एक्सपेंड करेगा। तो किसी भी एटम के वैलेंस में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये अपना ऑप्टिक एक्सपेंड कर लेगा। ध्यान रखना, if valence cell of any atom has vacant d orbital, then it can expands its ऑप्टिक। तो ये अपना ऑप्टिक एक्सपेंड कर लेगा। इसको हटा देगा, बढ़ाना है, देखना क्या करो। एग्जाम्पल में PCl5 भी ले लिया जा रहा है। PCl5 यहाँ पर ध्यान रखना, फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 6 सॉरी 5 2 8 5। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s2 3p3 और 3p0 हो जाएगा। 3s2 और 3d0। यहाँ पर ध्यान देना, ये s ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक p है जिसमें 3 है एक एक करके, और ये d है जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हम लोग Cl ले रहे हैं, यहाँ पर ये Cl Cl Cl, तो ये Cl क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐसे Cl, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। अब अगर टोटल इलेक्ट्रॉन देखो तो इसके पास 2 4 6 8 हो गया, लेकिन जब भी कोई चीज जुड़ता है तो एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? एनर्जी। तो एनर्जी निकलेगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। तो जंप करके अगर यहाँ पे आ गया तो अब आप क्या देख रहे हो? अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन बचे, और यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो यहाँ पर ये Cl तो पहले से जुड़ा हुआ था। ये Cl क्या है? पहले से जुड़ा हुआ था, ये Cl पहले से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहाँ पर एक और Cl जुड़ जाएगा, एक और Cl क्या होगा? जुड़ जाएगा, जुड़ गया। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन देखो तो कितना हो गया? 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो कहा जाएगा ऑप्टिक को एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड का मतलब विस्तार कर दिया। तो ये तभी होगा जब बैलेंस में डी ऑर्बिटल हो। यहाँ पर ध्यान दो, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PCl5 बनता है, NCl5 नहीं, डी ऑर्बिटल ऑप्शन।
डी ऑर्बिटल क्या ऑप्शन, यहाँ पर SF6 बनता है, OF6 ऑप्शन क्या, या OF4 SF4 भी बनता है, ये दोनों नहीं बनते। तो भैया डी ऑर्बिटल क्या है ऑप्शन है, कहाँ पर ब्रैकेट डी है, मतलब बैलेंस है। अच्छा ध्यान रखा, इधर हम लोग यहाँ पर PCl5 बनता है, Pi5 नहीं बनता। अब क्या बताओगे, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू क्या बताओगे, स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होगा और त्रिविमीय बाधा। जैसे फास्फोरस है उसको 5 छोटे साइज के Cl घेर के खड़े हो जाएंगे, लेकिन 5 बड़े साइज के आयोडीन अगर लगा दिए जाएं तो नहीं सराउंड कर पाएंगे, तो उसको कहते हैं त्रिविमीय बाधा। या एक और चीज, दूसरा आंसर भी हो सकता है भैया, दूसरा आंसर भी यहाँ पॉसिबल है क्या, कि ध्यान देना जब यहाँ पर 3 Cl जुड़े थे, ऐसे 3 आयोडीन जोड़ दो, जोड़ दिया ना, तो आयोडीन के जुड़ने से उतनी एनर्जी नहीं निकलेगी जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाए। तो यहाँ पर 2 आंसर होगा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस और ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ आयोडीन एनर्जी रिलीज is unpaired to 3s electron। ठीक है, तो ध्यान देना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा तो आपको एक समराइज कर दे रहे हैं। अगर सेंट्रल एटम अलग अलग है, देखो फास्फोरस है नाइट्रोजन है, तो एक बन रहा और दूसरा नहीं बन रहा, इसका आंसर ये होगा कि जो नहीं बन रहा उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। अब अगर सेंट्रल एटम सेम है, यहाँ पर सेंट्रल एटम तो सेम है और एक बन रहा है दूसरा नहीं, तो जो नहीं बन रहा उसमें या तो कहोगे साइज बड़ी है और या इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हुई कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, अनपेयर कर सके। यहाँ पर एक और, यहाँ पर ये ऊपर वाला रीजन गलत हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ये ध्यान दो, ये लिखिए मत। यहाँ पर अगर आपसे कहा है pH5 नहीं बनेगा, तो यहाँ पर ये वाला लॉजिक सही होगा। इसके केस में यहाँ पर ये भी सही है और ये भी सही है, इसके केस में केवल ये वाला लॉजिक सही है, ऊपर वाला लॉजिक नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, H तो छोटा होता है, H क्या होता है, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, हमने लिखा नहीं वैसे एरो दिखा दिया, मतलब अगर Pi5 कहेगा तो आप ये भी आंसर दे सकते हो और ये भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये पूछा तो आप इन जगह पर क्या रखोगे, ये आप लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है, लिख दे रहे हैं। ये 3s इलेक्ट्रॉन है, H on combination of H energy release is unable to unpair 3s, ये 35 में 3s, ठीक है। यहाँ पर दोनों रीजन सही है, लेकिन यहाँ पर केवल ये सही है। तो आज की बात यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट डे मिलेंगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर कंपाउंड का कैसे बनता है, क्या क्या और वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब पढ़ेंगे, फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह, ठीक है।
without